नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स के लिस्ट के अलावा अब असली मुद्दे जो हैं उन पर अब पार्टियों को उनका सामना करने उतरना पड़ रहा है। और इस बीच एक ऐसा सर्वे आया है जिससे ये समझा जा सकता है कि बीजेपी, एनडीए और महायुति चाहे जो कह लें, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। सर्वे दरअसल इस बात को लेकर है कि चुनाव में इस बार मतदाताओं की प्रायोरिटी क्या होगी, यानी उनकी प्राथमिकताएं क्या है, वो किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दे कौन से हैं। 5 साल का जो कार्यकाल होता है सरकार का, हालांकि इस बार तो महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें हमने देखा है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन 2.5 साल से तो शिंदे सरकार है सत्ता में और उसके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो इन 5 सालों में भ्रष्टाचार किस तरह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या सोचते हैं लोग, विकास की नीतियों पर क्या मानना है लोगों का, इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, ऐसे तमाम जरूरी मुद्दों पर एक सर्वे हुआ है। इसके पहले जितने भी सर्वे हुए थे उसमें अक्सर इस तरह के सवाल होते थे कि किसका पलड़ा भारी है, यानी महागठबंधन ज्यादा आगे निकलता दिख रहा है या महायुति ज्यादा आगे निकलती दिख रही है। और उसमें बार बार एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का ही नाम सामने आता था और ये कहा जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी जो है वो इस बार एनडीए को पछाड़ सकती है। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और उसमें ये बात साबित भी हो गई, क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो है उसने अच्छी खासी मात दे दी बीजेपी को। लेकिन अब आया है विधानसभा चुनाव का मौका और उसमें भी जबकि हरियाणा जीत चुकी है बीजेपी, तो जाहिर है मोदी और उनके बाकी साथियों के हौसले बहुत बुलंद है और उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी वो आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन अभी ये जो सर्वे आया है इससे बीजेपी के होश उड़ सकते हैं, क्योंकि सर्वे में ये पता चला है कि लोगों के लिए महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़े मुद्दे बने हुए हैं। लोग इनसे परेशान हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इनसे जूझ रहे हैं। और इसके साथ साथ चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, विकास नीतियों की बात हो, किसानों की बात हो, इन सब को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार की जो बात है इसको लेकर भी महायुति पर लोगों का भरोसा जो है कम हो रहा है और लोग महाविकास अघाड़ी पर अपना ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। क्या कुछ है सर्वे में, इस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही अब हम ये भी देखेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी तो अब आगे बढ़ रही है, उसके पास वो कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त वक्त है और हम आराम से अपने सारे मुद्दों को सुलझा रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है उसमें अब खलबली मची है, क्योंकि उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के बीच किस तरह सीटों का बंटवारा होगा और कौन कौन से उम्मीदवार किन किन सीटों पर खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है और अब उसको ऐसा लग रहा है कि अपनी रणनीति तैयार करने के लिए उसे जरूरी है ये जानना कि आखिर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से फिर वो अपनी चुनावी रणनीति बनाएगी। खैर, बीजेपी जो भी रणनीति बनाए, फिलहाल ये जो सर्वे आया है इसमें किस तरह से होश उड़ रहे हैं महायुति सरकार के, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ये MIT SOG लोक नीति CSDS ने एक सर्वे किया है जिसमें राज्य में जो वोटर्स हैं उनके भावनाओं और गठबंधन के बारे में भी उनका विचार जाना गया। यानी ये कि शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए, एक इधर है एक उधर है, एनसीपी के 2 टुकड़े किए बीजेपी ने, एक महाविकास अघाड़ी में है एक महायुति में है। तो ये जो है गठबंधन जो दोनों तरफ के जो बने हुए हैं इनको लेकर मतदाता क्या सोचते हैं, कितना किस पर भरोसा करते हैं, इसको लेकर एक सर्वे हुआ और सर्वे में मतदाताओं से उनकी प्राथमिकताएं यानी किन मुद्दों पर वो वोट देंगे, किसी को किन मुद्दों पर चुनेंगे, इस पर ये बातें उनसे पूछी गई। तो ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिसमें ये दिख रहा है कि 24% मतदाताओं ने बेरोजगारी को अपना पहला मुद्दा बनाया, यानी ये सबसे अहम मुद्दा है। उसके बाद 22% लोग जो हैं वो महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं। उनके लिए महंगाई का सवाल जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि रोजमर्रा की चीजों में काफी जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और उसका असर कहीं ना कहीं उनके जीवन पर पड़ा है। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि ये जो मुद्दे हैं ये किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं लेकिन अब उनको ये जो जनता का मूड दिख रहा है इसके हिसाब से अपने अब घोषणा पत्र तैयार करने होंगे। 9% लोग ये मान रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक कि विकास की कमी जो है वो प्रदेश में देखी गई है।
और इसी तरह जो कृषि संबंधी मुद्दों को 8% लोग अहम मानते हैं। जाहिर है जो लोग किसान हैं और जो किसानों से जुड़े लोग हैं वो इसको मानते हैं। बुनियादी ढांचे यानी अधोसंरचना की जो चुनौतियां हैं उसको 7% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं। और जब हम देखते हैं कि कहीं पुल गिरते हैं या इतने महंगे महंगे टोल देने के बाद भी सड़कों पर गड्ढे पड़ते हैं, तो ये उसका नमूना है। ये एक जो सर्वे है अमलेंदु जी, ये एक इसको हम क्या मान सकते हैं, जैसे हांडी का एक चावल आप देखकर बता सकते हैं कि पूरी हांडी का हाल क्या है। ये जो सर्वे है ये जो दिखा रहा है, एक और मोदी के दावे जो ये बार बार नहीं बोलते थकते कि उनके राज में कितना विकास हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी वो डबल इंजन की सरकार बोल सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने तो अभी योजनाओं की झड़ी लगाई थी जब तक आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे वो किए। लेकिन इस बीच हमने देखा कि कैसे शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो 8-9 महीनों में गिर जाती है, और इसी तरह पुलों में जो है दरारें दिख रही हैं, सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं, और लोग फिर सवाल उठाते हैं कि आखिर ये किस तरह का काम हो रहा है महाराष्ट्र में। अब ये जो सर्वे है इसको देखकर आप क्या कहेंगे, ये जो जनता का मूड जानने का ये सर्वे था, क्या लगता है आपको इसको देखकर? देखिए सुमित्रा जी, एक तो कोई भी सर्वे होता है तो वो एक, जैसा आपने कहा कि वो जैसे हांडी में से चावल का दाना देखा जाता है कि पक गया कि नहीं पक गया, तो सर्वे उसी तरीके के होते हैं। हालांकि सर्वे का सैंपल साइज़ थोड़ा कम है, लेकिन उसके बाद भी 39 विधानसभा क्षेत्रों में ये किया गया है और वो पूरे महाराष्ट्र में से रैंडम निकाली गई हैं। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मतलब सैंपल जो सर्वे है उसका वो तरीका ठीक है, मतलब वैज्ञानिक जो विधि है सर्वे करने की उसके तहत ये सर्वे किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है सरमित्रा जी कि 24% मतदाताओं के लिए जो बेरोज़गारी अहम मुद्दा है, और 22% ने जो कहा कि महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा है, उनके लिए बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ 71% लोगों ने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है जी। और 51% लोगों ने ये कहा कि इसमें महायुति सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। तो यानी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये 2 बड़े मुद्दे जो हैं, इन पे जो स्पष्ट राय जनता की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 51% लोग जो है ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, और 71% ये मानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में महंगाई बहुत बड़ी है, और 22% लोगों के लिए जो है ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो भी सैंपल सर्वे उनका रहा है उस सर्वे में ये बात साफ खुलकर आ रही है कि महायुति के विषय में लोगों की राय अच्छी नहीं है। और ये सर्वे जो है वो सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक किया गया, 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में किया गया है, जहाँ तक मेरा ध्यान पड़ रहा है जो मैंने देखा। तो यानी हाल फिलहाल का ही ये सर्वे है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों ने ये माना है कि महायुति की सरकार महंगाई बढ़ाने वाली भी है और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली भी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है इसमें जो पूछे गए उन पर यह आया। दूसरा जो एक और इससे बढ़ के सवाल है वो सवाल ये था कि आप अगर महाविकास अघाड़ी और महायुति इन दो में से अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप किसको पसंद करेंगे। इस पर जो लोगों के जवाब है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 58% लोग यानी 58% लोगों ने कहा कि वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में हैं, और सिर्फ 31% लोगों ने महायुति के पक्ष में बात कही। यानी अगर महायुति एनडीए और इंडिया के बीच अगर डिफरेंस को देखा जाए तो ये लगभग 2 गुना होता है। यानी दोनों लोग जो है वो महायुति की अपेक्षा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं। अब अगर इसको सरमित्रा जी सीटों में कन्वर्ट किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 60-70 के आसपास सिमटती हुई दिखाई पड़ेगी अगर ये सर्वे को सीटों में कन्वर्ट करके देखा जाए। यानी मुद्दे बहुत बड़े हैं। जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में थे उन मुद्दों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि महाराष्ट्र के तौर पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये मुद्दे और ज़्यादा एम्पलीफाई हुए हैं। यानी जनता अब रोज़ी रोटी, रोज़गार और भ्रष्टाचार, इन मसलों पर इस सरकार से सवाल पूछ रही है, और ये चुनाव में मुख्य मुद्दे बने हैं। ये समझा सकता है समित्रा जी। बिल्कुल, ये मुख्य मुद्दे होंगे चुनाव के। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं अमलेंदु जी की जैसे आरक्षण की बात है, जिस पर जैसे कल मनोज जरांगे ने ऐलान ही कर दिया कि हम भी इस बार चुनाव में उतरेंगे, और जो लोग या जहां पर अगर हम अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकेंगे तो हम वहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और नहीं कर सकेंगे तो जो कैंडिडेट होंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे जो कैंडिडेट 500 रुपए के बॉन्ड पे ये लिख कर दे कि वो आरक्षण का समर्थन करेगा। यानी आरक्षण की बात अभी दबी नहीं है,
और इस बीच राहुल गांधी जैसे जिस तरह से लगातार वो कहीं संविधान को लेकर जब भी वो बात करते हैं और आरक्षण को लेकर जो बात करते हैं, जो वो पहले से बोलते आए हैं, वो उस पर अभी भी कायम है, उसमें कहीं कोई हेरफेर नहीं है। वो ये मान रहे हैं कि आरक्षण की सीमा जो है वो बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र के लोगों का मतलब इस सर्वे के हिसाब से मूड देखा जाए तो आरक्षण की नीतियों के बारे में जो चिंतित लोग हैं वो केवल 26% जो है वो महायुति के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये कुछ करेगी, जबकि 46% जो है वो एमवीए के बारे में, महाविकास अघाड़ी पर उनका भरोसा है कि अगर इनकी सरकार आई तो आरक्षण को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं वो दूर होंगी। और इसी तरह ये भी हम देख रहे हैं कि जब बुनियादी ढांचे की बात करें या कृषि संबंधी मुद्दे की बात करें, इनको भी चलो 8-9-7% लोग जो है वो मान रहे हैं, लेकिन जैसे भी बात आती है कि आपका भरोसा किस पर है कि ये सारी चीजें जो भी आपके सवाल है, चाहे बेरोजगारी को लेकर सवाल है, महंगाई को लेकर सवाल है, इनको कौन दूर कर सकता है, तो लोगों का भरोसा ज्यादा जो है वो महाविकास अघाड़ी पर है बजाय कि महायुति के। लेकिन महायुति जो है वो अभी शायद इसी मुगालते में है कि उसकी सरकार फिर से बन रही है, क्योंकि हरियाणा में जो कमाल बीजेपी ने दिखाया है वो वही कमाल यहाँ भी दिखाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि संजय राउत ने ये कह दिया है कि वहां पर ऐसा खेल नहीं चलेगा। और ये जो हम देख रहे हैं कि 42% मतदाताओं ने ये भी माना कि महायुति सरकार के तहत भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो उसका सीधा संबंध कैसे महंगाई से होता है और बेरोजगारी से होता है, ये भी हम जानते हैं, इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार की जब बात निकली अमलेंदु जी, तो संजय राउत का एक महत्वपूर्ण बयान, क्योंकि कल पुणे में जिस तरह एक वो गाड़ी पकड़ाई है, सतारा की ओर जा रही गाड़ी जो थी, और उस गाड़ी में माना जा रहा है कि 5 करोड़ कैश जो है वो पकड़ाया, 4 लोग उसको लेके जा रहे थे। संजय राउत का बड़ा बयान है कि ये महायुति के विधायक की थी गाड़ी, और क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस ने इनको छोड़ भी दिया, तो ये एक गंभीर आरोप। और इसके बारे में रोहित पवार ने तो बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया, वो नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अगर नोटों की गड्डियां चुनाव में दिख रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गंभीर भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है। पैसे खरीद कर, मतलब पैसे से लोगों को खरीद कर चुनाव जीतने की योजना बन रही है, और ये जाहिर सी बात है कि पैसे इस समय किसके पास ज्यादा हैं, कौन इस तरह से पैसे खुलेआम ले जाने की का दुस्साहस भी दिखा सकता है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको सुनते हैं हमने तुझे, फिर आगे बढ़ते इस चर्चा पर। पुणे के खेड़ शिवापुर जो टोल रोड है या जो रास्ता है, वहाँ कल 2 गाड़ियाँ थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो गद्दार आमदार है, उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया, 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है। 2 गाड़ियां थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे, एक फोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी। वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था, वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था, वही उसको टोल नाका पर उसको भेजकर एक गाड़ी को छोड़ दिया। लेकिन 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा, हमारे 2-4 हज़ार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे। हाँ, लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से। 5 करोड़ ये साधारण रकम नहीं है। 15 करोड़ थी, 10 करोड़ छोड़ दिया, कहाँ गया मुझे पता नहीं। अचानक मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया है। 15 करोड़ का हिसाब था कल, 15 करोड़। तो पूरे राज्य में इस तरह से 15-15 करोड़ पहले पहुंच गए हैं अपने विधायक के पास,
और बाकी के 30-30 करोड़ रुपए जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये सब पैसा जा रहा है, अभी जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। अमरेंद्र जी, बहुत गंभीर आरोप, और संजय राउत जो बात बोल रहे हैं उसको बीजेपी जो है झटक सकती है कि नहीं ये तो विपक्ष के हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो मतदाताओं को भी झटकेगी? उन मतदाताओं को जो 42% लोग जो ये मान रहे हैं कि महायुति सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और उसकी एक वजह भी है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने ये पहले भी इस बात को कहा कि हमारे पैसे किस तरह से, हमारे खाते किस तरह से सीज कर दिए गए, और चुनाव के टाइम हमारे पास पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला उठा था और जिसको असंवैधानिक बता दिया साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस बॉन्ड में जितने जो पैसा गया, क्या उस पैसे की रिकवरी हुई? अगर नहीं हुई तो वो पैसा इस समय कहाँ घूम रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं संजय राउत 15 करोड़ की, क्योंकि गाड़ी, एक ही गाड़ी और 5 करोड़ जो है वो तो नजर आए, बाकी 10 करोड़ कहाँ हैं जिसके आरोप लग रहे हैं? क्या ऐसे में चुनाव आयोग, क्या, मुझे अभी तक तो जानकारी नहीं है कि उसने अपनी ओर से कोई संज्ञान लिया और फौरन कोई कार्रवाई की, ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो बताइए। और अगर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई सख्ती नहीं दिखाई है, क्योंकि अगर ये बात हो रही है कि बिल्कुल ईमानदार तरीके से चुनाव होते हैं, तो ये कैसी ईमानदारी दिख रही है आपको? देखिए समिता जी, चुनाव आयोग पर तो बहुत सवाल हैं। खुद संजय राउत भी सवाल उठा चुके हैं, इंडिया गठबंधन पूरा सवाल उठा रहा है, और विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और चुनाव आयोग के पास इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल गया, किस तरीके से वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है, फर्जी नाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आईं। तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल भी निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, और चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और इस प्रकरण में भी अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए थी कि ये कैश पकड़ा गया किन लोगों का। संजय राउत तो बल्कि आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग थे उनको छोड़ दिया गया, और 15 करोड़ में से 5 करोड़ ही सिर्फ दिखाया गया, 10 करोड़ यानी वो भेज दिया गया। एक तरीके से कहना संजय राउत का ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि 5 करोड़ बरामद दिखाया गया, 10 करोड़ रुपया जो है वो जाने दिया गया कि ये वो बांटा जाए। अब अगर संजय राउत के आरोप सही है कि 25-25 करोड़ रुपया एक एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया जाएगा मतदाताओं को खरीदने के लिए, तो समिता जी फिर ये किस बात का लोकतंत्र है? और जाहिर सी बात है कि अगर 25 करोड़ रुपया एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी खर्च कर रही है, तो फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और जो ये सर्वे बता रहा है, कि जो सर्वे कह रहा है कि महायुति सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अधिकांश लोगों ने माना है, फिर तो ये सर्वे एकदम बिल्कुल उसमें मोहर लगाता हुआ दिखाई पड़ता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इस सरकार में बढ़ा है। वरना 25 करोड़ रुपया एक विधानसभा चुनाव में कैसे कोई खर्च कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 25 करोड़ रुपया अगर एक विधानसभा चुनाव में खर्च किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, और समिता जी 25 करोड़ खर्च करके जनता की जेब से निकाला कितना जाएगा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जाहिर सी बात है कि 25 करोड़ रुपया जब कोई पार्टी खर्च कर रही है एक विधानसभा क्षेत्र पे, तो वो फिर उसका कितनी वसूली करेगी ये देखा जा सकता है। और जैसे कि एमबीए ने आरोप लगाया कि अडानी को ज़मीनें बेची जा रही हैं, और लगातार इस पे आ रहा है, आज ही खबर आई है कि आज कोई सीमेंट की फैक्ट्री का अधिग्रहण 8000 करोड़ में अडानी ने फिर कर लिया है। इससे पहले धारावी में खबर आई कि वहाँ ज़मीन दे दी गई अडानी को। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या वो आरोप सही है कि बीजेपी अपने कुछ खास मित्रों के लिए काम करती है और इसलिए चुनाव जीतने की तैयारी जो है वो पैसा खर्च करके की जाती है ताकि उन मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके? तो एक ये बड़ा लंबा गेम प्लान कोई मालूम पड़ता है। अब ये कितना है कितना नहीं है, विपक्ष के आरोप हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन सवाल ये कि इनकी जाँच करेगा कौन? तो इसलिए जो विपक्ष के आरोप हैं उन पर विचार विमर्श तो बनता है। और मुझे लगता है कि शायद लोग इस बात को समझ रहे हैं कि विपक्ष जो कह रहा है कि महायुति सरकार में, यानी एनडीए सरकार में, यानी मोदी जी की सरकार में, यानी गुजरात की सरकार जो है, जो गुजरात से संचालित होती है, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये बात महाराष्ट्र के लोगों में पहुंच रही है और सर्वे इसकी तरफ साफ तौर पर इशारा करता हुआ भी दिखाई पड़ता है। समझता है बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी चाहे तो विपक्ष के आरोपों को झटक सकती है, चुनाव आयोग चाहे तो अपने आंख कान बंद करके बैठ सकता है, मुंह तो उसका पहले ही सिला हुआ है और वो केवल विपक्ष के आरोपों पर ही खुलता है। तो ये जो सारी चीजें ये हो सकती हैं, लेकिन जनता के मूड को किस तरह से बीजेपी नकार सकती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि इसी महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में जब बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया
तो उसी से समझ में आता है कि लोगों को अब ये जो हवाई बातें हैं, विकास की बातें हैं, चाहे कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए या कि हम अब 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सारी बातों का सच जो है वो सामने आ चुका है। और ये सर्वे बता रहा है कि लोग अभी भी महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो ये वैसे ही मोदी जी के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है कि आप 11 सालों से सत्ता में हैं और आपके चाहे दावे जो भी रहे, लेकिन लोग फिर भी अगर महंगाई और बेरोजगारी को ही अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी का काम किस तरह से चल रहा है। बीजेपी अभी भी, लेकिन उसका एक जो मूड है वो अभी भी वो इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी को नीचा दिखाने के लिए ही वो सोच रही है। और उनके जो गठबंधन है उसको ये बता रही है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है और ये केवल सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी नेता है नलिन कोहली, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के बीच ये जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर एक बयान दिया है। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिया है, उन्होंने उसको खुरपेच और पता नहीं क्या क्या इस तरह से कहा है। नलिन कोहली ने उसको थोड़ा और तंज भरे लहजे में कुछ कहा है। सुन लेते हैं पहले नलिन कोहली की बात, लेकिन उसके बाद हम जरूर सुनेंगे कि कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, तो सब साफ समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या माहौल बना रही है और सच्चाई क्या है। सुनते हैं कि नलिन कोहली ने क्या कहा। As far as the Congress party and its so-called alliance partners are concerned, one has noticed a trend consistently, not just in Maharashtra, Jharkhand at present, but the Lok Sabha before that. This is not an alliance born organically with any kind of a commonality of agenda or an agenda let us serve the people. It's an opportunistic sort of understanding politically that we will now be there to oppose the BJP. And we can therefore be fighting for power, we need to fight for seats, and therefore the leaders are constantly talking against each other. We've seen this consistently. This is completely different to the model of the BJP NDA, where under the leadership of Prime Minister Modi, there is an agenda of serving the people, there is an agenda of positivity in terms of governance, and you don't see this kind of a war of words consistently. So the two agendas and the two differences of the alliances are there for all to see. नलिन कोहली अपने हिसाब से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का फर्क बता रहे हैं। उन्होंने बात की गवर्नेंस की और कि लोगों के विकास का ही हमारा जो है वो मुख्य मुद्दा रहता है, ये उनका कहना है। तो ये जो सर्वे में जो मुद्दे उठाए हैं ये उसको काट रहे हैं, उसी बात को, मतलब हम और आप नहीं, ये जनता काट रही है इस बात को कि क्योंकि सर्वे में लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और विकास और कृषि संबंधी बातें सबको लेकर जो जितने लोग मान रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो दावे कर रही है वो गलत है। दूसरी बात, ये जो सो कॉल्ड अलायंस की बात उन्होंने कही, तो क्या मतलब ये जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को तोड़कर लाई है बीजेपी और जिस तरह से उसने अपना एक एनडीए या महायुति बनाई है, वो क्या एक नेचुरल अलायंस है? क्योंकि इनको जो वो बता रही है वो ऑर्गेनिक अलायंस जो है वो नहीं बता रही। और दूसरी बात कि इनका एक ही एजेंडा है, बीजेपी का विरोध करो, ये नलिन कोहली कह रहे हैं। तो जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे तो क्या वो कांग्रेस का विरोध नहीं करते थे? और इसके बाद जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि हम लोग तो हमेशा से लोगों के लिए काम करते हैं और हमारा एजेंडा जो है वो एकदम ठीक है, और सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, एक तरह से उनका यही कहना था। तो फिर सवाल ये है कि शिंदे के विधायक को अगर अजित पवार के बगल में बैठने पर उल्टी आती है, वो ये बोलते हैं, तो क्या ये लड़ाई का उनका जो मतलब उनके बीच का मतभेद नहीं दिख रहा है? तो ये इस तरह के झूठ को परोस कर आखिर क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? अमरेंदु जी, सवाल ये है, लेकिन आपका जवाब चाहूंगी उससे पहले हम देख लेते हैं कि नाना पटोले और इन बाला साहब थोराट, इन लोगों ने क्या कुछ कहा है अलायंस को लेकर, क्या बोलते हैं, ये सुन लेते हैं। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है, वो भी थोड़ा सा मीडिया ने दिखाना चाहिए। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से नाराजगी उद्धव जी जिस तरह से नाराज है? कभी कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी किसी के नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। और आज मीटिंग आपकी किन के साथ होने वाली है? बाला साहब थोराट या बाकी और?
महाविकास आघाड़ी का भी होगा। अभी थोराट साहब को हमने जो भेजा था, क्या उन लोगों ने मैसेज लाया, उसका मीटिंग एक होगा हमारा, बाद में सीट शेयरिंग का। बाद में ये बातें भी आई कि कुछ बीजेपी के नेता मिले हैं उद्धव जी को और ये सब चीजें। बहुत सारा, अभी तो पोला बहुत फूटने वाला है। हाँ, जरा थोड़ा पोला फूटने वाला है, अभी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी ने खेल रखा था, और बीजेपी का कैसा खेल टूटता है अब देखिए आ गया। तो अभी संजय राउत का कहना है कि 210 सीटों पे बात क्लियर हो गई है, लेकिन बाकी मतभेद है। क्या मैंने कहा अभी हो जाएगा, आज हम लोग बैठ रहे हैं, आज डिसीजन होगा। नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष हैं, साफ साफ बोल रहे हैं बीजेपी का खेल जो है वो खत्म होगा। इधर रोहित पवार एनसीपी नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही, क्योंकि बालासाहब थोराट इस समय जो है मेरा ख्याल है मिलने निकले हुए हैं। वो इनसे शिवसेना अध्यक्ष मतलब उद्धव ठाकरे से वो मिलने निकले थे, तो उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं बात करने, और उसके बाद जो भी कुछ फाइनल होगा आज दोपहर शाम तक हम बता देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी हमारे पास पूरा वक्त है, अभी कोई जल्दी नहीं है, तो हम कर लेंगे इत्मीनान से। रोहित पवार ने भी इस बारे में कुछ कहा, सुनते हैं उसको, उसके बाद आपसे जवाब चाहूंगी। Got a meeting with Sharad Pawar. Congress leader also came for the meeting. So when will the final list will be declared? The meeting went very well, and if you look at the media channel news, they are showing a very different number. So to be frank, the number is very small where the discussion is going on. So that the good discussion happened. Thorat Saab has gone back and he would speak to his other leaders, and I'm pretty sure by this afternoon, by this evening, the list would be finalized, and by tomorrow the list would be declared. So everything is open and the way कमलेंदु जी, एक तरफ रोहित पवार ने भी ये कहा कि मीडिया जो है वो गलत नंबर दिखा रहा है, नाना पटोले ने भी कहा कि मीडिया को महायुति का हाल भी दिखाना चाहिए, वो केवल हमारे उस पर बात कर रहा है, जबकि हमारे बीच कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग उस तरह से हो रही है, इसलिए उसमें वक्त लग रहा है। और सबसे जरूरी बात उन्होंने जो कही कि बीजेपी ने खेल शुरू किया, वो खेल जो है खत्म होने वाला है, उसका भांडा जो है वो फूटने वाला है। और नलिन कोहली की बात भी आपने सुनी, क्या कहेंगे ये तमाम नेता इस तरह जो बयान दे रहे हैं, किसकी बात में वजन आपको नजर आ रहा है और किसकी बात में सच्चाई दिख रही है? देखिए समित्रा जी, अब देखिए सच्चाई किसकी बात में है, ये तो जो बोल रहे हैं लोग वो जाने किसकी बात में सच्चाई है, लेकिन जो लग रहा है उससे लग रहा है कि जो नलिन कोहली का बयान है वो एक फॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है, और वो अपनी विद्वता अंग्रेज़ी बोलकर जो झाड़ना चाहते हैं। और मतलब महायुति या एनडीए के पल्ले कुछ है नहीं, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि क्या है। पर किसी दूसरे पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, अपनी चीज़ें बताना बहुत कठिन होता है। तो अपनी चीज़ तो कोई नहीं बता पा रहे हैं नलिन कोहली कि बीजेपी में क्या चल रहा है या एनडीए में क्या चल रहा है। और इसी तरीके का सवाल नाना पटोले उठा रहे हैं कि भाई आप यहाँ तो दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ क्यों नहीं दिखा रहे, वहाँ कपड़े फाड़े जा रहे हैं एक दूसरे के, महायुति में यानी एनडीए में है, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उसको दिखाइए, आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से जो कहा नाना पटोले ने कि इनका भांडा फूट गया, मतलब फोड़ा फूट गया, ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, फोड़ा इनका फूट गया, वो साफ इशारा उस तरफ था कि जिस तरीके से कल मीडिया के बड़े धड़े ने खबरें चलाई कि साहब वो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया और बातचीत हुई। और हम लोगों ने कल भी इसकी चर्चा की थी कि हम लोग कल जिस समय चर्चा कर रहे थे उस समय एक टीवी चैनल इसको लाइव कर रहा था, इस कार्यक्रम को, तो हमने उसकी चर्चा की थी। उसी को लेकर नाना पटोले ने कहा, और संजय राउत ने भी कहा कि चूँकि अब इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है, तो अब ये झूठ फैलाने पर उतर आए हैं, किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाने पर उतर आए हैं। संजय राउत ने फेक न्यूज़ शब्द का इस्तेमाल किया और नाना पटोले ने फोड़े का इस्तेमाल किया कि बीजेपी का फोड़ा फूट गया है। तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। तो ये जो सीट शेयरिंग को लेकर है, और बड़ी ईमानदारी की बात लगती है नाना पटोले की, भाई जब 3 दल बैठे हुए हैं और तीनों के बीच में कार्यकर्ताओं की, जाहिर सी बात है कि ये भी देखना है कि जब 3 दल हैं और जिसके दल को वहाँ हिस्सा नहीं मिलेगा उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे और उसके कार्यकर्ता टिके रहें, तो ये भी तो एक लक्ष्य है। सिर्फ ये थोड़ी कि चुनाव में आपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, कैंडिडेट घोषित करने के साथ साथ ये है कि आपका गठबंधन ज़मीन पर भी दिखाई पड़े, कार्यकर्ताओं के बीच भी एक तादाद में स्थापित हो और ज़मीन पर कार्यकर्ता एकजुट दिखाई पड़े। जिस तरीके की झारखंड में दिखाई पड़ रहे थे कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे थे लोकसभा चुनाव में, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़े थे।
तो संयुक्त मतलब कलेक्टिव एक सोच जो है, कलेक्टिव काम जो है वो सिर्फ नेतृत्व के स्तर पे नहीं बल्कि आपके कार्यकर्ता के स्तर पर हो और आपका वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी गठबंधन में। तो ये गठबंधन इसके जो तय कर रहा है। उधर जो नलिन कोहली कह रहे हैं कि साहब वो नेचुरल एलाई नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की नेचुरल एलाई तो महबूबा मुफ्ती है। फिर भारतीय जनता पार्टी की नेचुरल एलाई तो नीतीश कुमार है जो मदरसे बनवा रहे हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल एलाई तो फिर अपने चंद्रबाबू नायडू हैं जो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, हज हाउस बनवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल एलाई फिर एकनाथ शिंदे हैं जो मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी। तो ये फिर नेचुरल एलाई है। फिर नलिन कोहली जी को बताना चाहिए। फिर असली भारतीय जनता पार्टी वो है अमित शाह जी आएंगे और बताएंगे ईद और मुहर्रम पे वो सिलेंडर देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे। तो जो बात नलिन कोहली जो भाजपा नेता हैं जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नलिन कोहली पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो गलत पार्टी में हैं, शायद इस तरह से समझा जा सकता है। मजबूरी है उनकी इस तरह की बातें करना, लेकिन जो असली बात है वो उसको कह नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है उनके मन में कुछ और बात हो, अंदर की चीज़ें कुछ और हों। और जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी का नेता और मित्रा जी जब प्रेस के सामने आएगा और बात कहेगा तो वो अपनी पार्टी की बात रखना चाहेगा, दूसरे पर हमला करेगा। तो वो दोनों ही निभा रहे हैं उस धर्म को। ऐसा नहीं है कि नाना पटोले जो हैं वो नहीं निभा रहे हों या नलिन कोहली नहीं निभा रहे, दोनों उस धर्म को निभा रहे हैं। लेकिन साथ साथ नाना पटोले जो है वो सच्चाई को भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसको हमको ठीक करना है और इसलिए समय है तो हम उसको समय रहते सब ठीक कर लेंगे। नलिन कोहली इस तरह की कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। अब खबर ये है कि अजीत पवार ने अपने 35 लोगों को फॉर्म बी दे दिया है, सूची कोई जारी नहीं हुई है। अगर 35 लोगों को फॉर्म बी दे दिया, इसका मतलब 35 टिकट अजीत पवार फाइनल कर चुके हैं और महायुति ने अभी तक अपना गठबंधन का शेप जाहिर नहीं किया है कि उसका क्या शेप होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो अब ये क्या चीज़ें हैं ये आने वाले समय बताएगा। तो जो नेचुरल एलाई की बात है, तो नेचुरल एलाई अजीत पवार हैं फिर भारतीय जनता पार्टी के, जिनके लिए मोदी जी ने कहा था कि बहुत भ्रष्टाचारी हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। तो ये भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है। तो भ्रष्टाचार इसका मतलब नेचुरल एलाई है भारतीय जनता पार्टी का, जो सर्वे में निकल कर आ रहा है। तो नलिन कोहली जो बातें कह रहे हैं तो यही समझा जा सकता है, जो नेचुरल एलाई की बात कर रहे हैं तो नेचुरल एलाई की उनकी बातों को इस तरीके से लिया जा सकता है। सभी बिल्कुल। और अमरिंदर जी, सर्वे में जो हम लोग ने चर्चा शुरू की कि ये सर्वे किसके होश उड़ा रहा है, हमने यहाँ पर एक टैगलाइन दी है, लेकिन असल में दिख रहा है कि इस सर्वे से बीजेपी के होश उड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें जनता का मूड जो है वो दिख रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। एक जरूरी बात सर्वे में ये भी सामने आई है कि जो मतदाताओं में, वोटर्स में जो असंतोष है वो 2 चीजों को लेकर खास तौर पर है। एक तो आर्थिक अस्थिरता और दूसरा नौकरी के अवसर, यानी वही बेरोजगारी और महंगाई। अब इसको आप अगर आर्थिक स्थिरता के तौर पर देखें, मतलब ये कि महंगाई का जो हाल बना हुआ है उसमें ये हो रहा है कि लोगों के खाने की थाली में जो है चीजें कम होते जा रही हैं, दवाओं का जो खर्च है वो उठाना मुश्किल हो रहा है, पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। ये सारी दिक्कतें रोजमर्रा के जीवन में लोगों के सामने पेश आ रही हैं और इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो एक नौकरी चाहिए वो पक्की नौकरी भी नहीं है। हरियाणा में हमने देखा था कि किस तरह बीजेपी को आखिर में मजबूर होना पड़ा था और उसने भी नौकरियों का ऐलान किया था। अब मालूम नहीं 10 साल में जो नौकरियां उसने नहीं दी हरियाणा में वो अभी 5 साल में देगी या नहीं देगी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा आया और महंगाई का मुद्दा आया, और ये 2 मुद्दे सीधे सीधे जुड़ते हैं महिलाओं से और युवाओं से खास तौर पर, क्योंकि वैसे तो सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन गृहिणियों को घर चलाने में जो दिक्कत आती है और उसके बाद जब वो पूरी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती हैं तो किस तरह की घरेलू हिंसा का उनको सामना करता है, ये एक अलग मुद्दा है। वो एक चीज है महंगाई को लेकर जो तनाव बढ़ रहा है और दूसरी चीज बेरोजगारी को लेकर। क्या कहेंगे अमरिंदर जी, क्या इन 2 मुद्दों पर बीजेपी घिरेगी या अपने जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें इसको शामिल करना उसकी मजबूरी होगी? देखिए समिता जी, जो कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस घोषणा पत्र में भी तमाम बातें रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको लेकर कही गई थी। और उस घोषणा पत्र को मोदी जी ने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया था बीजेपी ने। और फिर उनका जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो किसी को नहीं मालूम है कि उस घोषणा पत्र में क्या था। यहाँ तक कि पूरे चुनाव में मोदी जी ने एक भी बार अपने घोषणा पत्र की कोई चर्चा की ही नहीं। जितनी भी चर्चा हुई कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हुई। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी जो बात करेगी वो मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या घोषणा पत्र जारी करेगी और क्या घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, लेकिन वो जो बातें करेगी वो कांग्रेस ने क्या किया है, महागठबंधन ने क्या किया है, महाविकास अघाड़ी ने क्या किया है, पूरी उसका चुनाव उसी पर केंद्रित रहेगा।
इन्होंने 5 सालों में क्या किया, मतलब 2.5 साल हो गए इनके महाराष्ट्र में, इन्होंने 2.5 साल में क्या किया, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। और लोग मान रहे हैं कि महायुति की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और 51% लोगों का मानना है कि ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है। रोज़गार को लेकर 58% लोग जो है वो मान रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी अच्छी है और सिर्फ 31% जो है वो महायुति के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। तो यानी जस्ट डबल का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इन पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आएगी। और समिता जी, हम लोग बाबा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जब बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि अब वहाँ जो भी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझी जा सकती है, वो किसी महायुति या कोई सरकार नहीं है। चूँकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि ये सरकार जो चल रही है ये गुजरात के से संचालित हो रही है और एकनाथ शिंदे ने इस सरकार को गुजरात के पास गिरवी रख दिया है। और जिस तरीके से 100 सीटों 99 सीटों की घोषणा कर दी बीजेपी ने एक तरफा अपनी तरफ से, उससे भी ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 99 सीटों पर घोषणा करने का मतलब ये है कि बीजेपी ने बता दिया है कि उसे एकनाथ शिंदे या अजित पवार की कोई परवाह नहीं है और जो बीजेपी चाहेगी वही बीजेपी करेगी। तो इसलिए बार बीजेपी की ही बात हो रही है। और विपक्ष भी ये लगातार आरोप लगा रहा है कि ये सरकार जो चल रही है बीजेपी इसको पर्दे के पीछे से संचालित कर रही है। और जो मनोज जरांगे पाटिल हैं जो मराठा आरक्षण पर आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने बीच में ये कहा भी था कि एकनाथ शिंदे ने उनसे कहा कि जो मराठा आरक्षण का मसला है उसको देवेंद्र फडणवीस हल नहीं होने दे रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस क्या है जो हल नहीं होने दे रहे हैं अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं? इसका मतलब एकनाथ शिंदे कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। ये विपक्ष का आरोप जो है वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ मालूम पड़ता है। तो इसलिए हम बार बीजेपी की बात करते हो, 99 सीटों पर एक तरफा बीजेपी के उतारना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि वो सीधे सीधे खुद सरकार बनाए, चाहे किसी तरीके से बनाए। तो इसलिए उसने आगे बढ़ के बात कर ली है। तो बीजेपी जो है वो लगातार घिरी हुई नज़र आ रही है महाराष्ट्र में। और आगे आने वाला समय मुझे लगता है कि उसके लिए और कठिनाई भरा होगा, क्योंकि जब महाविकास अघाड़ी अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित करके जब चुनाव में उतरेगा तो एकजुट तरीके से उतरेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एकदम से माहौल बदला था, उसी तरीके से माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी भी जो सर्वे बता रहा है वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में ही सर्वे बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जस्ट डबल जो है वो लोग महाविकास अघाड़ी के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में माहौल जो है वो तो जून से ही बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों ने पहले ही जिस तरह से महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन को हम कहें कि उसमें बढ़त दे दी थी बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी की सीटें जिस तरह से लोकसभा में कम हुई थी उसी से समझ में आ रहा था कि अब महाराष्ट्र में जो है बीजेपी बहुत लंबा ये अपना खेल जारी नहीं रख पाएगी। हालांकि अभी भी उसकी कोशिशें जारी हैं। जिस तरीके के ये जो कैश पकड़ाने की घटना सामने आई है, अभी तो ये नहीं मालूम कि इसके पीछे असल में दोषी कौन है, लेकिन अनुमान यही लग रहे हैं। और विपक्ष का आरोप भी यही है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। महायुति सरकार के विधायकों को संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि कम से कम 150 विधायकों को इस तरह से पैसे पहुंचाने की कोशिश है या पैसे पहुंच रहे हैं। और जब इस तरह की गलत नीतियों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है तो उसकी कमजोरी जो है वो साफ साफ सामने नजर आ जाती है। और महाराष्ट्र का ये जो सर्वे है बहुत छोटे, भले उस पर हम मान लें कि 39 सीट्स का ही पर ये जो सर्वे हुआ कम लोगों पर ही हुआ, लेकिन लोगों का मूड जो है वो कमोबेश पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह का होगा, क्योंकि जिस तरह की बातें जो आई हैं, ऐसा नहीं कि महंगाई या बेरोजगारी केवल एक जगह का मसला हो, ये पूरे राज्य का बल्कि पूरे देश का मसला है। और इसी पर अब महाविकास अघाड़ी का फोकस होगा ये माना जा सकता है। पहले भी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार सब लोग यही कह रहे हैं कि हम इसी पर फोकस रखकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको महाराष्ट्र का विकास करना है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है उसके होश फिलहाल इस सर्वे से उड़ चुके होंगे, क्योंकि अब उसको ये सोचना होगा कि घोषणा पत्र में वो कितना हिंदू मुसलमान के लिए स्थान रखे और कितना जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए जगह बनाए। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।